आज हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो पहली नज़र में कह सकते हैं आम ब्रेकअप स्टोरी लगती है। द भव्य शो का एक एपिसोड है उसके जाने के बाद। और सच कहूँ तो ऐसी कहानियां हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन मुझे जो बात खींच रही है वो ये है कि क्या वाकई एक टूटा हुआ दिल आपको बना सकता है? क्या हार्ट ब्रेक सेल्फ डिस्कवरी का सबसे पावरफुल टूल हो सकता है, या ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये स्क्रिप्ट इस सवाल को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसकी खासियत इसकी सादगी में है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं, लेकिन जिस तरह से ये इमोशनल आर्क को बुनती है, एक इंसान के टूटने से लेकर उसके खुद को तराशने तक, वो कमाल का है। इमोशनल स्टोरी टेलिंग का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सीधे दिल से कनेक्ट करती है और आज हम समझेंगे कि ऐसा करती कैसे है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कहानी की शुरुआत बहुत ही प्यारी और रिलेटेबल है। एक लड़का है जिसकी पूरी दुनिया एक लड़की के आसपास घूमती है। स्क्रिप्ट में छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे उसकी गुड मॉर्निंग आती थी तो सुबह आसान लगती थी, या रात को उसकी आवाज़ आखिरी बार सुन लेता था तो नींद जल्दी आती थी। ये सुनकर एक बहुत ही वार्म और कंफर्टेबल सी फीलिंग आती है ना? एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। बिल्कुल। कहानीकार यहाँ एक बेसलाइन रियलिटी सेट कर रहा है। वो हमें दिखा रहा है कि लड़के की खुशी का सोर्स क्या है और वो कितना स्टेबल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन किरदारों का कोई नाम नहीं है। एक लड़का, एक लड़की। ये एक बहुत क्लेवर टेक्निक है। इसे कहानी की दुनिया में आर्केटाइप का इस्तेमाल कहते हैं। लेखक चाहता है कि हम लड़के में हर टूटा हुआ दिल और लड़की में हर खोया हुआ प्यार देखें। इससे कहानी किसी एक इंसान के किस्से से निकलकर एक यूनिवर्सल एहसास बन जाती है। और फिर इसी स्टेबल दुनिया में भूचाल आता है। एक लाइन में सब खत्म, वो चली गई। स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि वजह क्या थी ये मैटर नहीं करता, दर्द बराबर होता है और ये दर्द प्राइवेट होता है। मुझे ये लाइन बहुत चुभती है। रोना भी छुप छुप कर पड़ता था, क्योंकि दुनिया पूछती थी क्या हुआ, और वो क्या बताता। ये अकेलापन शायद ब्रेकअप के दर्द से भी बड़ा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यहाँ कहानी का दूसरा ब्रिलियंट मूव है वजह को छिपा लेना। हमें नहीं पता वो क्यों गई, क्या झगड़ा हुआ, क्या किसी और से प्यार हो गया। स्क्रिप्ट ये सब नहीं बताती, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वजह बताने से फोकस क्यों ऊपर चला जाता, जबकि कहानीकार चाहता है कि हमारा फोकस दर्द के एहसास पर रहे। जब वजहें नहीं होती तो हम सिर्फ उस इमोशनल डिवास्टेशन को महसूस कर पाते हैं। और शायद यही वजह है कि यह कहानी इतनी असरदार है, क्योंकि ये किसी खास वजह से पैदा हुई तकलीफ की नहीं, बल्कि उस तकलीफ की बात करती है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, और शायद यही वजह है कि कहानी का अगला हिस्सा इतना असरदार लगता है, जहां लड़का उस सच्चाई का सामना करता है जिसे वो बदल नहीं सकता। उसे पता चलता है कि लड़की की शादी किसी और से हो गई है, और उसका रिएक्शन, वो बस मुस्कुरा कर कहता है खुश रहना, जबकि स्क्रिप्ट हमें बताती है अंदर से वो खत्म हो चुका था। ये जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने और अंदर से टूटने का विरोधाभास है, ये बहुत ही पावरफुल है। ये एक तरह का सोशल परफॉर्मेंस है जो हम सब करते हैं। दिल टूटने पर दुनिया को ये दिखाना कि आई एम फाइन। लेकिन जो असली चीज यहां हो रही है वो है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। और इसी पल में स्क्रिप्ट अपना पहला बड़ा आइडिया पेश करती है। प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता, कभी कभी हम सिर्फ यादों में जीतते हैं। ये लाइन सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने हार मान ली है। क्या ये एक तरह का डिफीटिस्ट एटीट्यूड नहीं है कि असलियत में नहीं तो यादों में ही सही? से देखें तो ये हार मानना नहीं, बल्कि नैरेटिव को रीफ्रेम करना है। ये दर्द से निपटने का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं असलियत की लड़ाई हार गया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, लेकिन जो अच्छी यादें थी वो मेरी हैं, उस पर मेरा हक है, और उन यादों की दुनिया में मैं आज भी जीतता हूं। ये हार को नाकामी की तरह देखने के बजाय एक अलग तरह की जीत में बदल देता है। आप दर्द को मिटा नहीं रहे। वाओ, मैंने इसे इस तरह से नहीं देखा था। तो लड़का एक तरह से हार मानकर आप उसे एक नया मतलब दे रहे हैं। अपनी यादों के साथ जीने का फैसला कर लेता है। ज्यादातर कहानियां शायद यहीं खत्म हो जाती, एक दुखद अंत के साथ, लेकिन ये स्क्रिप्ट यहीं से एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। स्क्रिप्ट कहती है लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। और यही यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो फैसला लेता है, अब और नहीं रोना, अब खुद को उठाना है। ये विक्टिमहुड से एजेंसी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वो अब अपनी कहानी का पीड़ित नहीं,
बल्कि हीरो बनने का फैसला करता है। अब तक उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। इस पल में वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इसके बाद जो होता है वो किसी फिल्म के मोंटाइज सीक्वेंस जैसा लगता है। वो रोज उठकर काम करता, सीखता, गिरता, फिर उठता, और नतीजा ये होता है कि ये सपने सच्चे लगने लगे, कामयाबी मिलने लगी। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता कि एक ब्रेकअप किसी को इतना कामयाब बना दे? असल जिंदगी में तो लोग अक्सर और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे लगता है स्क्रिप्ट वो इस बात को पूरी तरह से अनदेखा नहीं करती। वो जो दो शब्द है ना, गिरता फिर उठता, उनमें पूरी सच्चाई छिपी है। स्क्रिप्ट ये नहीं कह रही कि उसने एक दिन फैसला किया और अगले दिन वो कामयाब हो गया। ये शब्द स्वीकार करते हैं कि ये सफर मुश्किल था, इसमें फेलियर्स थे, इसमें उतार चढ़ाव थे। ये कोई जादुई स्विच नहीं है कि दुख बंद और कामयाबी चालू। ये एक मेसी प्रोसेस है। हाँ, स्क्रिप्ट इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाती, लेकिन इन दो शब्दों से वो उसकी मुश्किलों को एक्नॉलेज जरूर करती है। मतलब ये एक फीनिक्स मोमेंट है, राख से उठने वाला। पर जैसा आपने कहा, ये एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। बिल्कुल। और यहाँ कहानी का फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। अब खुशी का सोर्स बाहरी नहीं, यानी वो लड़की, बल्कि अंदरूनी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, पैशन, काम। उसने अपने दर्द की सारी एनर्जी को फ्यूल में बदल दिया। वो जो रातें रोकर गुजरती थी, अब वो काम करके गुजरने लगी। ये इमोशनल एल्केमी है, दर्द को सोने में बदलना। और ये कहानी को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं, बल्कि लगातार कोशिशों से आता है। ठीक है, तो लड़का अब कामयाब है, उसने खुद को बना लिया। यहाँ पर एक टिपिकल हैप्पी एंडिंग हो सकती थी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे गहरा हिस्सा अब आता है। एक दर्द जो पहचान बन गया। इतनी कामयाबी के बाद भी स्क्रिप्ट अतीत को मिटाती नहीं है। वो कहती है, आज भी कभी कभी रात को वो चुपचाप उसके फोटो देखता है। ये एक बहुत ही ईमानदार और मानवीय बात है। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से उसे भूला नहीं है। और यही यही इस कहानी को महान बनाता है। ये बॉलीवुड की उन फिल्मों की तरह नहीं है जहां हीरो कामयाब होने के बाद विलन की तरह पुरानी प्रेमिका को नीचा दिखाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे भूला नहीं है, और शायद भूलना जरूरी भी नहीं है। जो बदला है वो उस याद को देखने का नजरिया है। एग्जैक्टली। वो अब रोता नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है वो मुस्कुराता है और सोचता है, तुम चली गई, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को पा लिया। ये एक माइंड ब्लोइंग मोमेंट है। और यहीं पर स्क्रिप्ट अपना सबसे गहरा संदेश देती है। कभी कभी कुछ लोग हमसे इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि हम खुद के करीब आ सकें। ये दर्द को एक तोहफे की तरह देखने जैसा है। और मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखता हूं। क्या उसने वाकई खुद को पा लिया, या उसने अपने दर्द के चारों ओर एक नई पहचान बना ली? क्योंकि स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि वो आज भी चुपचाप उसके फोटो देखता है। इसका मतलब वो दर्द, वो याद अभी भी जिंदा है। वो उसकी पहचान का एक सेंट्रल पिलर बन चुकी है। अब वो दर्द उसे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उस लड़के ने उस दर्द को अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया है। वो उसे याद करके रोता नहीं, बल्कि एक तरह से शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारे जाने की वजह से ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तो ये मूविंग ऑन नहीं है, बल्कि मूविंग फॉरवर्ड विद इट है। दर्द को साथ लेकर आगे बढ़ना। प्रिसाइसली। ये कहानी का सबसे मैच्योर हिस्सा है। मनोविज्ञान में एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी बड़े सदमे या दुख के बाद इंसान सिर्फ वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटता, यानी सिर्फ ठीक नहीं होता, बल्कि वो उस अनुभव की वजह से पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत और अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा अप्रिशिएटिव हो जाता है। चोट उसे तोड़ती नहीं, बल्कि एक नए बेहतर आकार में ढाल देती है। ये स्क्रिप्ट बिना कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए इसी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। वो दर्द अब एक घाव नहीं, बल्कि एक निशान है जो उसकी कहानी बताता है, उसकी हिम्मत का सबूत है। वाह! तो ये सिर्फ एक ब्रेकअप स्टोरी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। और शायद इसीलिए स्क्रिप्ट के आखिरी हिस्से में कहानीकार सीधे अपने सुनने वालों से बात करने लगता है। वो उस लड़के की कहानी के सबक को एक यूनिवर्सल मैसेज में बदल देता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन और इफेक्टिव टेक्निक है, खासकर मोटिवेशनल कंटेंट में। पहले आप एक रिलेटेबल कहानी के जरिए लिसनर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, उन्हें कहानी में इन्वेस्ट कराते हैं, और फिर जब वो इमोशनली आपसे जुड़ चुके होते हैं, तब आप कहानी से हटकर सीधे सलाह या प्रोत्साहन देते हैं। ये शो से टेल पर शिफ्ट होना है।
और वो संदेश भी बहुत पावरफुल है, जैसे तन्हाई कभी सजा नहीं होती। कई बार तन्हाई में इंसान अपना सबसे सही रूप खोजता है। ये अकेलेपन को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की बात है। और फिर एक बहुत सीधी उम्मीद भरी लाइन है, आप भी उठ सकते हो, आप भी चमक सकते हो। ये सीधे सीधे सुनने वाले को हिम्मत देने की कोशिश है। बिल्कुल, इसका मकसद सुनने वाले को ये एहसास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हो। अगर ये किरदार अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये कहानी को सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन का सोर्स बना देता है। ये उसे पैसिव लिसनर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए उकसाता है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। तो आज हमने इस स्क्रिप्ट के जरिए एक पूरे सफर की पड़ताल की। ये कहानी शुरू होती है एक आदर्श प्यार और गहरे दुख से, फिर गुजरती है खुद को फिर से बनाने की मुश्किल प्रक्रिया से, और अंत में एक ऐसी समझ तक पहुंचती है जहां दर्द ही आत्मखोज का जरिया बन जाता है। ये सिर्फ उसके जाने की कहानी नहीं है, ये उसके जाने के बाद खुद के आने की कहानी है। बिल्कुल, और ये स्क्रिप्ट एक अंतिम विचार के साथ खत्म होती है, टूट कर भी जीते हैं लोग, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई गहरा नुकसान हमें कभी सच में छोड़कर जाता है, या वो बस हमारी पहचान की इमारत की नींव का एक पत्थर बन जाता है? हम अक्सर अपने जख्मों और दरारों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक कमजोरी की तरह देखते हैं, लेकिन ये कहानी शायद यही बताती है कि वो दरारें सिर्फ भरती नहीं हैं, बल्कि वो हमारे वजूद के डिजाइन का एक हिस्सा बन सकती हैं। शायद यही वो दरारें हैं जो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम हैं, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा मुकम्मल।